हम अनुष्ठान क्यों करते हैं? आमतौर पर इसका जवाब आस्था और परंपरा से जुड़ा होता है। लेकिन क्या हो अगर कई प्राचीन अनुष्ठानों का मकसद कुछ और ही हो? एक ज्यादा व्यावहारिक मकसद जो सीधे तौर पर खेती, मौसम और तारों के बदलते मिजाज से जुड़ा था। ये पड़ताल इसी सवाल से जुड़ी है कि कैसे अनुष्ठान, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ प्रतीकात्मक मानते हैं, असल में समय के साथ धीरे धीरे खिसकते कैलेंडर और मौसमों को ठीक करने का एक तरीका हो सकते हैं। ये उस बड़ी खोज का हिस्सा है कि सभ्यताएं तब व्यवस्था कैसे बनाए रखती थीं जब प्रकृति के चक्र खुद ही तालमेल से बाहर हो जाते थे। तो देखिए, अनुष्ठान को देखने के दो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक जो हम सब जानते हैं, प्रतीकात्मक, जो समाज को जोड़ता है, विश्वास को दिखाता है। और दूसरा, एक सिस्टम को ठीक करने वाले तंत्र के तौर पर, जो पर्यावरण को संतुलित करता है, कैलेंडर की गलतियों को सुधारता है और पीढ़ियों तक जानकारी को बचा कर रखता है। इस दूसरे नजरिए को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस बुनियादी समस्या को देखना होगा जिसका सामना लगभग हर प्राचीन समाज को करना पड़ा: खगोलीय समय का धीमा लेकिन लगातार होने वाला भटकाव। कोई भी सभ्यता हो, वो खेती के लिए कैलेंडर पर ही निर्भर करती है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, चांद के महीने और सूरज का साल ये कभी भी पूरी तरह से मेल नहीं खाते। इसका मतलब ये हुआ कि पीढ़ियों के दौरान कोई भी कैलेंडर धीरे धीरे असल मौसमों से या तो आगे निकल जाएगा या पीछे रह जाएगा। और ये स्लाइड कुछ कमाल का दिखाती है। ये डेटा है प्राचीन मिस्र का। वहाँ नील नदी में आने वाली बाढ़ का संकेत सीरियस नाम का तारा देता था। हजारों साल पहले ये तारा गर्मियों की शुरुआत में उगता था, लेकिन वक्त के साथ ये धीरे धीरे गर्मियों के मौसम से दूर खिसकता चला गया। और नतीजा, करीब 38 दिनों का फर्क। यानी एक तारा जो कभी एक खास मौसम की शुरुआत का सिग्नल था, वो कुछ हजार साल बाद उस मौसम के एक महीने से भी ज्यादा समय बाद दिखने लगा। अब सोचिए, खेती पर पूरी तरह निर्भर एक समाज के लिए ये कितनी बड़ी समस्या रही होगी। ये धीमा भटकाव एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। जब समय अपनी पटरी से उतरने लगे तो क्या समाज आसमान को ठीक करने की कोशिश करता है या फिर वो खुद को उसके हिसाब से ढालता है? तो समाज इस समस्या से निपटते कैसे थे? इसका एक दिलचस्प जवाब हमें अनुष्ठानों में मिलता है, जो एक रेगुलेटर की तरह काम करते थे। चलिए इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। मानव विज्ञानी रॉय रेपपोर्ट ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पवित्र अनुष्ठान असल में खुद को कंट्रोल करने वाले सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये बड़े सिस्टम, जैसे कि प्रकृति के लक्ष्यों को छोटे सिस्टम यानी समाज में लागू करने का एक तरीका है। उन्होंने अनुष्ठान को एक होम्योस्टैटिक प्रक्रिया कहा। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है, या एक थर्मोस्टैट कमरे को सही तापमान पर रखता है। ठीक वैसे ही अनुष्ठान भी समाज की जरूरी चीजों को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखते हैं। और न्यू गिनी के त्सेम्बागा लोग इस सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। उनका पूरा इकोसिस्टम, मतलब इंसान, सुअर, खेत, लड़ाइयाँ, आबादी, सब कुछ एक तयशुदा अनुष्ठानिक चक्र से कंट्रोल होता है। मजे की बात यह है कि ये चक्र किसी कैलेंडर से नहीं बल्कि पर्यावरण के संकेतों से शुरू होता है। जैसे ही सुअरों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है और संसाधनों पर बोझ बढ़ने लगता है, काइको नाम का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। इसमें सुअरों को काटा जाता है, बड़ी दावत होती है, नए गठबंधन बनते हैं और सिस्टम का संतुलन वापस लौट आता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये संकेत ही कमजोर पड़ जाएं या जब सटीक माप लेना मुमकिन न रहे? तब सिस्टम एक और रास्ता अपनाता है। जहां सटीकता काम नहीं आती, वहां दोहराव काम आता है। ये मॉडल दिखाता है कि जब जानकारी एकदम सटीक होती है तो समाज का व्यवहार लचीला होता है। लेकिन जैसे जैसे जानकारी में गड़बड़ी बढ़ती है या वो अविश्वसनीय हो जाती है, तो व्यवहार कठोर और दोहराव वाले अनुष्ठानों में बदल जाता है। ऐसा इसलिए ताकि सिस्टम का ढांचा बचा रहे। अमेरिकी साउथ वेस्ट की चाको संस्कृति इसका एक बहुत साफ पुरातात्विक सबूत देती है। देखिए, शुरुआत में उन्होंने सूरज और मौसमों को ट्रैक करने के लिए सन डैगर जैसे पत्थर के सटीक मार्कर बनाए थे। लेकिन सदियों बाद जब जमीन के कटाव से ये मार्कर हिल गए और अविश्वसनीय हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस खगोलीय ज्ञान को विशाल औपचारिक सड़कों के रूप में पूरे लैंडस्केप पर ही उकेर दिया। मतलब उन्होंने अवलोकन को एक भव्य अनुष्ठान में बदल दिया। जानकारी को बचाने का ये तरीका ऑस्ट्रेलियन सॉन्गलाइन्स में भी दिखता है।
यहाँ रास्ते और पर्यावरण का ज्ञान एक साथ कई परतों में एनकोड किया जाता है, गीतों में, नाच में, तारों में और कला में। तो अगर एक माध्यम बिगड़ भी जाए तो ज्ञान बाकी माध्यमों से सुरक्षित रहता है। तो सारे सबूत हमें उसी सवाल पर वापस ले आते हैं, जब सीधा माप अविश्वसनीय हो जाता है तो समाज अनुष्ठान के जरिए अपने ही ढांचे को और मजबूत कर लेता है। वो आसमान को नहीं बल्कि खुद को ठीक करता है। ये नज़रिया अनुष्ठान को किसी आदिम विश्वास के तौर पर नहीं, बल्कि अस्थिरता को मैनेज करने की एक बहुत ही परिष्कृत, एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के रूप में दिखाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अनुष्ठान कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक ही समय में कई स्तरों पर काम करता है ताकि सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहे। हाँ, ये प्रतीकात्मक अर्थ देता है, समाज को जोड़ता है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये पर्यावरण को रेगुलेट करने, जानकारी को पीढ़ियों तक स्टोर करने और पूरे सिस्टम की गलतियों को समय समय पर सुधारने का एक मजबूत तंत्र भी है। ये समझना कि कैसे प्राचीन सिस्टम्स ने पर्यावरण की गहरी समझ को अपनी संस्कृति में कोड किया, एक लगातार चलने वाली खोज का हिस्सा है। तो शायद सबसे टिकाऊ संरचनाएं पत्थर की नहीं बल्कि वो हैं जो हर साल, हर पीढ़ी समारोहों में दोहराई जाती हैं। और ये हमें दिखाता है कि जो चीज़ सतह पर महज पूजा पाठ लगती है, वो असल में एक पूरी सभ्यता का आसमान के हिसाब से अपनी घड़ी को चुपचाप ठीक करने का एक सामूहिक प्रयास भी हो सकता है।